प्रधानमंत्री आज गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 का करेंगे उद्घाटन। भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन और निर्माण का हब बनाने में मिलेगी मदद। दुनिया भर की दिग्गज कंपनियों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। लोकसभा में आज पेश होगा भारतीय प्रबंध संस्थान विधेयक। कई अहम बिल पारित कराने की भी होगी कोशिश। वहीं राज्यसभा में पुरातत्व, महिला स्वास्थ्य और सुरक्षा समेत सैनिकों के सम्मान से जुड़े विषय पर होगी चर्चा। तमिलनाडु में आज से शुरू होगी बीजेपी की पदयात्रा। अमित शाह रामनाथपुरम में एन मक्कल यात्रा की करेंगे शुरुआत। 6 महीने चलने वाली यात्रा राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों को करेगी कवर। चेन्नई में G20 देशों के पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक को आज प्रधानमंत्री वीडियो संदेश के जरिए करेंगे संबोधित। ब्लू इकोनॉमी और क्लाइमेट चेंज जैसे प्रमुख विषयों पर हो रही है चर्चा। ग्लोबल वार्मिंग का दौर खत्म, अब शुरू हुआ ग्लोबल बॉयलिंग का समय। जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट जारी करते हुए यूएन महासचिव ने कहा, इस साल जुलाई का महीना मानव इतिहास में दर्ज किया गया सबसे गर्म महीना। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में भी भारत की जीत के साथ शुरुआत। पहले वनडे में 5 विकेट से हराकर 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त। एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट का पहला दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम। इंग्लैंड की पहली पारी 283 रनों पर समेटने के बाद 1 विकेट पर बनाए 61 रन। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे सभा को भी संबोधित करेंगे। सम्मेलन का विषय है भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को उत्प्रेरित करना। इसका उद्देश्य उद्योग जगत, शिक्षा जगत और अनुसंधान संस्थानों से जुड़े विश्व स्तर के अग्रणी व्यक्तियों को एक साथ लाना है। ये भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति और नीतियों को प्रदर्शित करता है, जो भारत को सेमीकंडक्टर के डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने की परिकल्पना करते हैं। सेमिकॉन इंडिया 2023 में माइक्रोन टेक्नोलॉजी, एप्लाइड मटेरियल्स, फॉक्सकॉन, SEMI, कैंडेड्स, AMD जैसी प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। और वहीं इस वर्ष सेमिकॉन इंडिया की थीम है भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को उत्प्रेरित करना। इससे संबंधित एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में छात्र यहां आ रहे हैं। सेमिकॉन इंडिया 2023 के अंतर्गत एक एग्जीबिशन को इनॉग्रेट किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस एग्जीबिशन को इनॉग्रेट किया है और यहाँ पर काफी भारी संख्या में जो छात्र हैं, यंगस्टर्स हैं, उनकी अटेंडेंस नजर आ रही है इस एग्जिबिट में। इनसे ही प्रतिक्रिया लेते हैं क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग मौजूद हैं। क्या क्या जानने मिला यहाँ पर, क्या क्या देखने मिला? बहुत खुशी हो रही है और हम इसी ब्रांच से आए हैं, तो सेमीकंडक्टर का बहुत कुछ जानने को मिला है। हमें अच्छा लगा है ये सेमिकॉन रखा और ये ऐसे ही हर साल रखते रहे, अच्छा लगेगा इसमें। सेमीकंडक्टर AI बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और जो सैटेलाइट में जो कैमराज यूज़ होता है उसका जो सेमीकंडक्टर जो चिप यूज़ करते हैं, सिलिकॉन चिप, उसको इंफॉर्मेशन अच्छी थी। लोग ये देख पा रहे हैं कि हमारा इंडिया कितना प्रोग्रेस कर रहा है, कितना डेवलप हो रहा है, लाइक इन AI, इन सेमीकंडक्टर्स, इन माइक्रोचिप्स, इन कंप्यूटर साइंस, ये सब में तो अच्छा लग रहा है। यहाँ कई सारे स्टार्टअप्स भी आए हैं जो हमें बता रहे हैं कि वो कैसे ग्रो कर सकते हैं। एक तरीके से देखें तो एक इम्प्रेशन जो होता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का, यहाँ पर इस एग्जिबिट के माध्यम से साफ तौर पर नजर आ रहा है। काफी भारी संख्या में एग्जिबिटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, यंगस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो इस फील्ड के बारे में और ज्यादा जानने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, इसमें करियर बनाना चाहते हैं और आगे इस फील्ड को, इस इंडस्ट्री को लेकर जाना चाहते हैं। कैमरा पर्सन राजेश रिकी के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज, गांधीनगर।
और संसद की बात करें तो संसद के दोनों सदन में आज के विधायी कार्यों की आधी पारित किए जाने वाले विधेयकों की सूची में खान और खनिज संशोधन विधेयक 2023 शामिल है। इसके अलावा राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक 2023 पारित कराने की सरकार की कोशिश होगी। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 सूचीबद्ध किए गए हैं। दोपहर बाद गैर सरकारी सदस्यों का कार्य का समय कार्यसूची में शामिल है। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल के अलावा गैर सरकारी कार्यों के कार्य संकल्प सूचीबद्ध किए गए हैं, जिनमें भारतीय पुरातत्व संबंधी, महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी और सीमा पर रक्षा करने वाले सैनिकों के सम्मान संबंधी विषयों को शामिल किया गया है। और अब बात G20 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो संदेश के जरिए चेन्नई में जारी G20 देशों के पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के करीब 300 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। बीते 2 दिन से दुनिया भर के प्रतिनिधि ब्लू इकोनॉमी और क्लाइमेट चेंज जैसे प्रमुख विषयों पर मंथन कर रहे हैं। इस बैठक में परिणाम और अध्यक्षता दस्तावेज को अंतिम रूप देने पर विचार किया जा रहा है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पर्यावरण और जलवायु स्थिरता समूह का लक्ष्य महासागरों के स्थायी प्रबंधन और समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के लिए अत्याधुनिक समाधान विकसित करने के उद्देश्य से G20 देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है। और वहीं नीति आयोग नई दिल्ली में आज वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और टिकाऊ विकास एजेंडे पर 2 दिन का G20 सम्मेलन आयोजित करेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर हरित और टिकाऊ विकास की संभावनाओं और चुनौतियों का पता लगाना है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम सम्मेलन में प्रारंभिक भाषण देंगे। G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कार्यशाला का पहला दिन ऊर्जा, जलवायु, प्रौद्योगिकी, नीति और टिकाऊ विकास के लिए वैश्विक वित्त को नया आकार देने से संबंधित विषयों पर केंद्रित होगा। दूसरे दिन बहुपक्षवाद के साथ साथ अनिश्चित दुनिया में समायोजन, आसानी और समावेशन से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु में पार्टी का एक अहम कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। नाम है इन मन इन मक्कल यात्रा। इस पद यात्रा की शुरुआत रामेश्वरम से होगी। एन मन एन मक्कल का स्थानीय भाषा में मतलब है मेरी भूमि मेरे लोग। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का ये एक चुनाव अभियान है जो तमिलनाडु के 234 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा। अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी राज्य में अपना जनाधार बढ़ाने के मकसद से कई रणनीति पर काम कर रही है, जिसमें से एक ये यात्रा भी है। इस पद यात्रा के दौरान बीजेपी के दिग्गज नेता केंद्र सरकार की उपलब्धियों को उजागर करेंगे और लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री मोदी की वापसी सुनिश्चित करने के लिए लोगों का समर्थन मांगेंगे। और वहीं सीबीआई मणिपुर वायरल वीडियो की जांच करेगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में कहा है कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मणिपुर सरकार ने 26 जुलाई को मामले की आगे की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की है। केंद्र सरकार का यह भी मानना है कि न सिर्फ जांच जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए, बल्कि समयबद्ध तरीके से सुनवाई भी होनी चाहिए, जो कि मणिपुर के बाहर हो। इसलिए सरकार ने मांग की है कि मणिपुर राज्य के बाहर इस मामले की सुनवाई हो। इस बीच खबर है कि पुलिस ने उस फोन को भी बरामद कर लिया है जिससे वीडियो बनाया गया था। साथ ही वीडियो शूट करने वाले आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्रालय मैतेई और कुकी दोनों समूहों के संपर्क में है और पूर्वोत्तर राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आगे बातचीत चल रही है। और अब बात हमारे नए सेगमेंट नया कश्मीर बदलाव के 4 साल की।
अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में सिनेमा की वापसी का आवाम के साथ साथ फिल्मों के निर्माता और निर्देशक भी दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। प्रदेश के लिए नई फिल्म नीति बनाई गई है और कश्मीर में अब बड़े पैमाने पर फिल्मों की शूटिंग हो रही है। घाटी में सिनेमा की वापसी और नई फिल्म नीति को लेकर डीडी न्यूज संवाददाता रमा त्यागी ने फिल्म निर्देशक मुश्ताक अली से खास बातचीत की। जम्मू कश्मीर में बड़े बदलावों में से एक है यहाँ पर नई फिल्म पॉलिसी का आना। क्या कुछ सोचते हैं यहाँ निर्माता, निर्देशक और फिल्म से जुड़े कलाकार, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले मुश्ताक जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। आप बताइए मुश्ताक जी, ये जो नई फिल्म पॉलिसी आई है इससे कितना उत्साह बढ़ा है यहाँ पर फिल्म मेकिंग को लेकर? मैं ये बात कहूँगा कि पिछले 75 साल से 47 से आज तक शूटिंग्स होती आई, कितनी हुकूमतें आई, कितनी गई, लेकिन फिल्म पॉलिसी के बारे में किसी गवर्नमेंट ने नहीं सोचा। तो आई एम थैंकफुल टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ यूटी कि जिन्होंने कम से कम इस पे बात की, जिक्र किया, एक पॉलिसी बनाई, वेबसाइट और ये वो सब सहूलियात दी। आपको क्या है, वन विंडो पे सारी परमिशंस और सब चीज़ें मिल जाती हैं। किस तरह से पिछले 2-3 सालों में फिल्मों को लेकर यहाँ पर माहौल बना है? पिछले 2 साल से जब से फिल्म पॉलिसी लॉन्च हुई है, जब से मैं ये कहूँगा कुछ ज़माना बदला है, तब से यकीन मानिए कि महीने में कम से कम 8-10 यूनिट्स यहाँ होते हैं और लगभग हर दिन आपको कोई ना कोई यूनिट कश्मीर में काम करता हुआ मिलेगा। तो क्यों कश्मीर फिल्मों का हब होना चाहिए? जो निर्माता हैं, निर्देशक हैं या और लोग जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, कश्मीर में आने में उन्हें क्या फायदा? एक बहुत बड़ी और पुरानी बात है, फिल्म मेकर्स ने ही कहा हुआ है कि कश्मीर में आपको फ्रेम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरफ कैमरा खोलिए, जिस तरफ घुमाइए 360 डिग्री, आपको एक फ्रेम मिल जाता है। और बड़ी बात है कि जो फिल्म बनाने वाले मुल्क से बाहर जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड या यूरोप या कहीं और जाते हैं, उनको उससे अच्छी, यह मैं जोर दे के बोल रहा हूँ, उससे अच्छी लोकेशंस कश्मीर में मिल जाती हैं। तो अपने देश में ही क्यों ना काम किया जाए। और एक चीज़ यहाँ बोलना चाहूँगा, गवर्नमेंट ने अभी 2-3 महीने पहले एक कदम उठाया कि जो लेसर नोन स्पॉट्स हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स ऑफ कश्मीर, उनको आइडेंटिफाई किया है फिल्म शूटिंग्स के लिए। लगभग 300 स्पॉट्स आइडेंटिफाई किया है फिल्म शूटिंग्स के लिए। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा और इनको तमाम फैसिलिटीज़ दी जाएंगी ताकि वो जगह भी टूरिस्ट मैप पे और फिल्म शूटिंग के मैप पे आए। अच्छा वक्त आया हुआ है, लेकिन हमें उम्मीद है भी और भी अच्छा आएगा। जो निर्माता निर्देशक है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर फ्रेम बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हर चप्पे पर फ्रेम खुद ही बन जाते हैं। और अब जबकि बड़े कैनवास पर अलग अलग तरह के ये फ्रेम सामने आ रहे हैं, तो केवल कश्मीर की चमक ही नहीं बड़े पर्दे पर, बल्कि कुछ और भी ऐसे क्षेत्र हैं जो जुड़े हुए हैं, उनकी चमक भी इससे बढ़ेगी। कैमरामैन शुभम शर्मा और सहयोगी विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, श्रीनगर। और वहीं केंद्र सरकार द्वारा 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना देश सहित हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए कारोबार शुरू करने में काफी मददगार साबित हो रही है। इस योजना को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें पीएम मुद्रा शिशु, पीएम मुद्रा किशोर और पीएम मुद्रा तरुण योजना शामिल है। इन 3 श्रेणियों के तहत युवाओं को 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिलों में भी वहां पर आपको बता दें कि इस योजना से काफी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आइए इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। देश के हर हाथ को काम मिले, इसके लिए केंद्र सरकार नौकरी देने से अधिक स्वरोजगार पर बल दे रही है। इसी उद्देश्य के तहत केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की है, जिसके तहत 10 लाख रुपए तक का ऋण लेकर युवा अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं। इस योजना के तहत लिए गए ऋण की ब्याज दरों पर भी छूट दी जाती है। मुद्रा योजना के तहत शिशु मुद्रा लोन योजना में आवेदक को बैंक में न ही किसी गारंटर की जरूरत पड़ती है और न ही फाइलिंग चार्ज की। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में राजगढ़ के अनूप शर्मा ने भी इस योजना के तहत मिले ऋण से लोहे और लकड़ी की शटरिंग का कारोबार शुरू किया। अनूप शर्मा ने बताया कि अपने इसी कारोबार के बलबूते उन्होंने जेसीबी मशीन और 3 मिक्सर भी खरीद लिए हैं। उन्होंने बताया कि कारोबार बढ़ने के बाद अब वे दर्जनों लोगों को अलग अलग स्थानों पर रोजगार देने में सक्षम हो गए हैं। मैंने जो लगभग 3 साल पहले मुद्रा लोन बनाया था और लोन बनाने के बाद जो है मैंने शटरिंग का कारोबार शुरू किया और कारोबार शुरू करने के बाद जिस तरह कारोबार मेरा बढ़ता गया
मैं अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार देता रहा। मुद्रा लोन के माध्यम से मेरा कारोबार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत युवाओं को छोटे से लेकर बड़े कारोबार को शुरू करने में काफी हद तक मदद मिल रही है। सिरमौर के राजगढ़ से गोपाल दत्त शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं अब ग्लोबल वार्मिंग का दौर खत्म हो गया है और अब ग्लोबल बॉइलिंग का दौर शुरू हो गया है। ये कहना है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का, जिन्होंने जलवायु परिवर्तन से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की है और कहा है कि इस साल का जुलाई महीना अभूतपूर्व रूप से गर्म हो रहा है और महीना मानव इतिहास में दर्ज किया गया है। अब तक का सबसे गर्म महीना होने वाला है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया में लू चलने के कारण वैश्विक औसत तापमान में बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार इस महीने के 3 सप्ताह बेहद गर्म रहे हैं। इनमें से 3 दिन रिकॉर्ड गर्मी दर्ज की गई है। गुटेरेस ने कहा है कि ये त्रासदी है, पूरी धरती के लिए ये एक आपदा है। हवा में सांस लेना और गर्मी बर्दाश्त करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि जीवाश्म ईंधन से हो रहे फायदे को देखते हुए जलवायु परिवर्तन रोकने की कोशिश न करना भविष्य के लिए और बदतर साबित होगा। उधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक और आरोप दर्ज किया गया है। आरोप लगाया गया है कि ट्रंप ने गुप्त दस्तावेजों की जांच में बाधा डालने के लिए फ्लोरिडा में मौजूद अपने आवास मार-ए-लागो में लगे निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को डिलीट कर दिया। संघीय अभियोजक द्वारा ट्रंप के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कोर्ट में दाखिल करवाया गया है। नाइजर में तख्तापलट के समर्थकों ने राजधानी नियामी में सत्तारूढ़ दल के मुख्यालय में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। तख्तापलट के सैकड़ों समर्थक नेशनल असेंबली के सामने एकत्र हुए और कुछ देर बाद इमारत से काले धुएं का गुबार उठने लगा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर उन्हें तितर-बितर किया। सेना ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ के हस्ताक्षर वाले बयान में कहा कि उसने सैनिकों की घोषणा का पालन करने का फैसला किया है, जिन्होंने देर रात टेलीविजन संबोधन में घोषणा की थी कि उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद बज़ौम से सत्ता छीन ली है। इसमें कहा गया है कि उनकी प्राथमिकता देश को अस्थिरता से बचाना है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ओडिशा के क्षतिग्रस्त कैथेड्रल का दौरा किया। ज़ेलेंस्की का ये दौरा तब हुआ जब रूसी सेना ने रात भर मिसाइल हमले में बंदरगाह के बुनियादी ढांचे पर हमला किया। इस हमले में एक सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई और एक कार्गो टर्मिनल क्षतिग्रस्त हो गया। ज़ेलेंस्की ने ओडिशा के मेडिकल सेंटर का भी दौरा किया, जहां यूक्रेनी सैनिकों का इलाज चल रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति की प्रेस सेवा ने कहा है कि ज़ेलेंस्की ने अपनी यात्रा के दौरान सैन्य और नागरिक चिकित्सा कर्मियों को सम्मानित किया। अमेरिका में भीषण गर्मी को देखते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हीट हैजार्ड अलर्ट जारी करने को कहा है। बाइडेन ने कहा है कि गर्मी से श्रमिकों के बचाव पर ध्यान दिया जा रहा है। बाइडेन ने साथ ही अमेरिकी वन सेवा से पेड़ लगाने के लिए $1 अरब की सहायता शहरों को देने को कहा है, जिससे कि गर्मी से बचाव हो सके। अमेरिका की आधी आबादी अभी भीषण गर्मी का सामना कर रही है और कई जगहों पर तापमान 38 डिग्री से ज्यादा देखने को मिल रहा है। और वहीं दक्षिणी ब्राजील में एक कृषि सहकारी समिति में हुए विस्फोट में 8 लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। ये विस्फोट राज्य की राजधानी कुर्टिबा से लगभग 600 किलोमीटर छोटे से शहर पालोटीना में सी वेले सहकारी में हुआ है। विस्फोट में लापता हुए एक आदमी की तलाश जारी है। मरने वालों में से 7 विदेशी कर्मचारी थे, जिनमें ज्यादातर हैटी के नागरिक थे, जबकि एक ब्राजील का नागरिक था। और हिजाब ना पहनने पर धमकी मिलने के बाद ईरानी महिला शतरंज खिलाड़ी सारा खादेम के नाम से मशहूर सारा सादत खादेमलशरी ने स्पेन की नागरिकता ले ली है। दिसंबर में सारा के कजाकिस्तान में एक प्रतियोगिता में बिना हिजाब के भाग लेने पर ईरान सरकार ने विरोध किया था। उस दौरान विरोध से बचने के लिए सारा खादेम जनवरी में स्पेन चली गई थी। हाल ही में सारा खादेम को स्पेनिश नागरिकता प्रदान की गई है। सारा खादेम के ऐसा करने के कारण ईरान में उसके घर पर उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था।
और उधर ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के विशाल खेल परिसर में एक शानदार उद्घाटन समारोह के साथ एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई। इस प्रतियोगिता में 18 देश भाग ले रहे हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। चैंपियनशिप में विभिन्न भार वर्ग और आयु समूहों में कड़ी प्रतिस्पर्धाएं देखने को मिलेंगी। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा है कि भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। और वहीं भारत ने वेस्टइंडीज को वनडे सीरीज के पहले मैच में 5 विकेट से हरा दिया। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय स्पिनर्स के शानदार प्रदर्शन के सामने वेस्टइंडीज के बल्लेबाज क्रीज पर टिक न सके और कैरिबियाई टीम 23 ओवर में 114 रन ही बनाकर ढेर हो गई। टीम के लिए कप्तान शाई होप ने सर्वाधिक 43 रन बनाए। अथानाज ने 22 और ब्रेंडन किंग ने 17 रनों की पारी खेली। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 4 और रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए। अपना पहला वनडे खेल रहे मुकेश कुमार, हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर ने एक-एक विकेट हासिल किया। और वहीं जवाब में 115 रनों के आसान लक्ष्य को भारतीय टीम ने 22.5 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। पारी की शुरुआत करने उतरे ईशान किशन ने अर्धशतक लगाया। ईशान किशन ने 52, सूर्य कुमार यादव ने 19, रविंद्र जडेजा ने 16 और कप्तान रोहित शर्मा ने 12 रनों की नाबाद पारी खेली। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। और वहीं ओवल में खेले जा रहे एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट का पहला दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड की पहली पारी 283 रनों पर समेटने में कामयाबी पाई। इंग्लैंड की ओर से हैरी ब्रूक ने सर्वाधिक 85 रन बनाए। उनके अलावा और कोई बल्लेबाज 50 का आंकड़ा पार नहीं कर सका। बेन डकेट ने 41 और क्रिस वोक्स ने 36 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहली पारी में मिचेल स्टार्क ने 4 विकेट लिए। वहीं जोश हेजलवुड और टोड मर्फी ने 2-2 विकेट चटकाए। जवाब में पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी रही। उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर ने पहले विकेट के लिए 49 रन जोड़े। डेविड वार्नर 24 रन बनाकर वोक्स का शिकार बने। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 61 रन बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2-1 से आगे है। बार्सिलोना को यूएफा की जांच के बीच फिलहाल 2023 से 2024 की चैंपियंस लीग में खेलने की अस्थायी अनुमति दे दी गई है। यूएफा द्वारा क्लब के खिलाफ रेफरीज को पैसे देने की जांच की जा रही है। बार्सिलोना पर आरोप है कि अपने पक्ष में फैसले देने के लिए उन्होंने रेफरी को पैसे दिए। हालांकि बार्सिलोना ने इस तरह के किसी भी आरोप से इनकार किया है। बार्सिलोना को फिलहाल यूरोप में खेलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन यूएफा भविष्य में भी क्लब को सजा दे सकता है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।